डेट आज 8 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। 3-4 बातें हमें इसमें याद रखनी है। किसने ऑर्गेनाइज किया है इसको, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका और कहाँ पे हुआ है। ये वाराणसी में हुआ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम एक इवेंट है, एक समिट है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग हुई है। इनॉग्रेशन किसने किया है, इसका शुभ आरंभ क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, यानी कि इसका आयोजन किसने किया है, आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी साथ दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री का, यानी कि इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया इस इवेंट को, जो समागम हुआ है वाराणसी में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप जानते हो 1956 में एक एक्ट बनाया गया था, जिसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था, यानी कि सांविधिक संस्था है कमीशन। ये कमीशन हमारे इंडिया में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उन सबको एफिलिएशन का सर्टिफिकेट जो देता है, एक्रीडिटेशन देता है, यानी कि मान्यता जो देता है कि कॉलेज को मान्यता देते हैं जैसे, या यूनिवर्सिटी को, तो ये मान्यता देता है कॉलेज ये यूनिवर्सिटीज़ को, और रूल्स रेगुलेशन बनाता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई थी ये आज़ादी से पहले। इससे पहले बनारस हिंदू स्कूल हुआ करता था, जो एनी बेसेंट ने सेटअप किया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा। उसको ही बाद में कन्वर्ट करके मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया था। जो ये इवेंट हो रहा है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, 3 दिन का इवेंट है, जिसमें 300 से ज़्यादा वाइस चांसलर और डायरेक्टर आएंगे यूनिवर्सिटीज़ के, प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से, दोनों से, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या एजुकेशनिस्ट या पॉलिसी मेकर या इंडस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे इस इवेंट में। और यहाँ पे डिस्कशन किस बात पे होगा, हायर एजुकेशन को कैसे बेटर बनाया जा सके, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए ही यहाँ पे डिस्कशन होगा। ये जो इवेंट है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, इसमें देखो ये वाराणसी डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन अडोप्ट की गई है। और आपको इतना भी याद रखना, जैसे मान लो यूपीएससी पूछ ले वाराणसी डिक्लेरेशन किसके ऊपर है, तो सिंपली आपको 4 ऑप्शन देगी, 4 ऑप्शन में से पूछेगी किस पे है, तो आपको याद रखना है वाराणसी डिक्लेरेशन या वाराणसी घोषणा पत्र हायर एजुकेशन पे है, जो अडॉप्ट किया गया है, जिसके थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्बाकिया बैक्टीरिया। ये कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया है, कई बार न्यूज़ में रहा है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वोल्बाकिया बैक्टीरिया, जैसे इसके नाम में एक बैक्टीरिया है, ये नेचुरली मच्छरों में पाया जाता है, मॉस्किटोज़ में, और कई सारे इंसेक्ट और भी होते हैं उनमें जो पाया जाता है, कीट वगैरह में। कुछ साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर के, आईसीएमआर का एक ये सेंटर है। आईसीएमआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बायोमेडिकल में रिसर्च करती है, हमारे इंडिया की इंस्टीट्यूट है। इसका ही एक सेंटर है वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। इसके कुछ साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मोनास यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इस वोल्बाकिया बैक्टीरिया को कैसे यूज किया जाए मच्छरों को कम करने के लिए। देखो क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी इसमें। जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है, जो मच्छर है ना एडीज इजिप्टी, ये वही मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, जीका वायरस फैलता है। ये इसी की वजह से फैलता है, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस। एडीज इजिप्टी मच्छर का नाम है, ये मच्छर का वैरायटी है। और ये जो मॉस्किटो है, इसकी उस मॉस्किटो के साथ ब्रीडिंग कराई जाएगी, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है उनका आपस में फिजिकल कराया जाएगा। और जो ये मॉस्किटो, अदर मॉस्किटो जिनके पास वोल्बाकिया बैक्टीरिया है, जब ये मच्छर इस एडिज इजिप्टी मच्छर के साथ, ये मान लो इनका ये है एडिज इजिप्टी फीमेल मच्छर, और ये अलग से एक मॉस्किटो है मच्छर जिसके अंदर वोल्बाकिया बैक्टीरिया पाया जाता है। जब इन दोनों का मिलन होगा, एडिज इजिप्टी फीमेल मच्छर का, और मेल मच्छर है मॉस्किटो जिसके पास वोल्बाकिया बैक्टीरिया है, अब जब इस फीमेल के जो बच्चे पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे इसके, अब वो मच्छर क्या होंगे, उन मच्छर के पास वोल्बाकिया बैक्टीरिया होगा। अब वोल्बाकिया बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है कि ये क्या है, आगे जो ये वायरस है ना, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, ये आगे नहीं फैला सकते। तो जो ये एडिज इजिप्टी मच्छर हैं, इनकी पॉपुलेशन घट जाएगी, मर जाएंगे ये, और इसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारी जो फैलती हैं,
एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण ये बीमारी फैलने से बचेंगी, यानी कि ये बीमारी नहीं फैल सकेंगी नहीं, क्योंकि जब ये मच्छर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बैक्टीरिया ये वायरस कैसे फैलाएंगे, ये जो वायरल डिसीज़ है। जो वोल्बाकिया बैक्टीरिया है ये हार्मफुल वायरस है जो उसका प्रोलिफ्रेशन रोकता है, यानी कि जो खतरनाक वायरस होता है उसको फैलने से रोकता है, क्योंकि मॉस्किटो जिस मॉस्किटो में वोल्बाकिया बैक्टीरिया आ जाएगा वो आगे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और देखो नेचुरली ये वोल्बाकिया बैक्टीरिया है जो 60% इंसेक्ट में पाया जाता है, कोई भी कीट है मच्छर है 60% वोल्बाकिया बैक्टीरिया पाया जाता है 60% मच्छरों में। लेकिन जो एडिज इजिप्टी मॉस्किटो है इसमें बहुत ही कम मच्छरों में पाया जाता है, बहुत ही कम मच्छरों में होता है ये वोल्बाकिया बैक्टीरिया इन एडिज इजिप्टी मॉस्किटोज़ में। ये देखो इस तरह से काम करेगा, जैसे ये वोल्बाकिया बैक्टीरिया है, ये मेल वोल्बाकिया एडिज मॉस्किटो है। मान लो इसमें क्या है इंसर्ट कर दिया, जैसे हवा में मान लो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा मॉइस्चर में या किसी लिक्विड में ये वोल्बाकिया बैक्टीरिया डाल दिया, अब ये इन्वायरमेंट में नेचर में फैला दिया। अब ये मेल जो वोल्बाकिया एडिज मॉस्किटो इसके अंदर ये बैक्टीरिया आ गया। अब ये बैक्टीरिया फीमेल जो एडिज इजिप्टी मॉस्किटो है जो फीमेल मादा मच्छर है उसके साथ इसका मिलन होगा। अब जब इसके मिलन के बाद इसके बच्चे पैदा हुए, ये बच्चे, अब जो इनके बच्चे पैदा हुए हैं ये बच्चे इतने कैपेबल नहीं हैं कि ये किसी वायरस को आगे पहुंचा सके, फैला सकें। तो ये क्या होगा, ये जो मच्छर हैं ये कुछ समय बाद मर भी जाएंगे और आगे अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाएंगे, तो इसकी वजह से ये बीमारियां फैलने से बच जाएंगी। तो इस तरह से काम करेगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए। न्यू दिल्ली में ये एक मीटिंग हुई है, समिट हुई है, मीटिंग बोल लो या समिट बोल लो। जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इस मिनिस्ट्री ने ये कंडक्ट कराई है, यानी कि इनॉग्रेशन किया है इसका। और फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट है ये जो न्यू दिल्ली में कराया गया है। ये इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने। ये जो मछली उत्पादन की मंत्रालय है इसने इसका इनॉग्रेशन किया है, शुभारंभ किया है। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजित किया है, दो ग्रुप हैं, एसोसिएशन है। एक है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, एक है एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, इस इवेंट को, इस समिट को, इस मीटिंग को। जो शुरुआत किसने की है, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। जो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है ये कंपनी की तरह है, ये कंपनी की तरह है, ये नॉन गवर्नमेंटल कंपनी बोल सकते हो आप इसे, या प्राइवेट कंपनी बोल सकते हो। 2015 में इसको बनाया गया था। और जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप है ये भी देखो एक एसोसिएशन की तरह काम करती है। इन दोनों ने मिलकर इसको चलाया है, ऑर्गेनाइज किया है। जो ये इवेंट कराया गया है, सबमिट करा गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, यह आपको जानना है इसमें। इंडिया एनिमल हेल्थ समिट, जैसा इसके नाम में एनिमल हेल्थ समिट, तो एनिमल हेल्थ की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है मानव के लिए, मनुष्य के लिए, इसके बारे में इसमें डिस्कशन हुआ। यानी कि देखो अगर एनिमल की हेल्थ को सही रखा जाए तो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव किया जा सकता है, रूरल इनकम को बढ़ाया जा सकता है, रूरल एरियाज़ में प्रॉस्पेरिटी लाई जा सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है ओवरऑल। इसकी वजह से कैसे हो सकता है, एनिमल की हेल्थ की वजह से। देखो एनिमल में पशु यानी कि भैंस, गाय, ये एनिमल में आते हैं और ये देखो दूध वगैरह देते हैं, तो दूध से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलेगी, पोषक तत्व मिलते हैं, मानव को फूड की तरह काम करता है। दूसरा इनकम भी जनरेट होती है, जो लोग पशु पालन करते हैं वो बेचते हैं तो इनकम भी जनरेट होती है, दूध बेचते हैं तो उनको इनकम मिलती है, दूध से बने प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनको इनकम मिलती है। तो एनिमल हेल्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया। 2 दिन का ये इवेंट हो रहा है। इसमें जो एनिमल हेल्थ पॉलिसी है, इस पॉलिसी के थ्रू कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए जाएँ एनिमल हेल्थ सेक्टर में, इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉयज़ स्टेटस इन इंडिया। टॉयज़ का मतलब आप जानते हैं खिलौना। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। इंडिया में टॉय का स्टेटस क्या है ये इसमें डिस्कस करेंगे, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं टॉयज़ को प्रमोट करने के लिए।
अभी गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से हमारा जो टॉय का इंपोर्ट है कंट्री में, जो हम दूसरे देशों से खिलौने खरीदते थे, वो 70% डिक्लाइन हो गए हैं। और टॉय जो सेक्टर है देखो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में आता है हमारे इंडिया की। अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। असंगठित क्षेत्र का मतलब हो गया ऐसा सेक्टर, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी जहाँ पे देखो लोगों को क्या है, जैसे आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किया, किसी कोई प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, वहाँ पे देखो आपको संडे की तो छुट्टी मिलेगी, उसके पैसे भी मिलेंगे। उसमें आपको एक सैलरी, फिक्स सैलरी होगी आपकी। अगर ओवर टाइम लगता है तो उसका भी आपको मिलेगा। फेस्टिवल वगैरह की भी छुट्टी मिलेंगी। आपको रिटायर होने के बाद कुछ सिक्योरिटी मिलेगी, पीएफ कटता है आपका, प्रोविडेंट फंड, इतने सारी सिक्योरिटी होती हैं इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन ऐसा कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता। उन्हें फेस्टिवल में भी काम करना पड़ जाता है, या फिर संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिलती है तो उसके पैसे नहीं मिलते, पीएफ फंड कोई नहीं कटता, तो इनकी सोशल सिक्योरिटी एक तरह से नहीं होती। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है टॉय इंडस्ट्रीज़ भी। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, प्रधानमंत्री ने देखो ये रीब्रांड करने की बात कही कि इंडियन टॉय जो स्टोरी है उसको रीब्रांड किया जाए, और 2021 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया टॉय कैथन 2021 के नाम से। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और इसमें कहा कि जो हमारे खिलौने हैं या गेम्स हैं इनको हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार बनाना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन के थ्रू प्रमोट करना चाहिए। एक नेशनल एक्शन प्लान है इंडियन टॉयज़ स्टोरीज़ के लिए। इसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा रहा है, यानी कि लोकल एरियाज़ पे जो टॉय बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसमें भी ये प्रोविज़न है कि जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको 6 क्लास से, 6वीं कक्षा से उनको टॉयज़ मेकिंग की जानकारी दी जाए, कैसे खिलौने बनाए जाते हैं उनको कुछ इसके बारे में बताया जाए और सिखाया जाए। कुछ टॉयज़ हैं ये अलग अलग स्टेट के इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। वुडन टॉयज़ हैं यूपी के, वाराणसी में मेनली ये फेमस हैं। 200 साल पुराने लगभग ये टॉयज़ हैं, यानी कि 200 साल पहले से बनते आ रहे हैं, अब तक बनते हैं यूपी में। लकड़ी के खिलौने बनते हैं, कुछ इस तरह के हैं ये। मिट्टी के खिलौने राजस्थान के, क्ले टॉय भी बोलते हैं ना, या मिट्टी के खिलौने, इस तरह के ये बनते हैं। ये एटिकोपा का बोमालू टॉयज़ है आंध्र प्रदेश के, ये नाम याद रखना है, एटिकोपा का बोमालू। इसका प्रोनाउंसिएशन आंध्रा में, यानी कि तेलुगु भाषा में कुछ और भी हो सकता है। इसमें देखो फार्मर के साथ नगाली, ब्राइडल सेट, वीणा, सेन्नाई, ये इतने सारे बनाए जाते हैं टॉयज़। ये देखो इस तरह के कुछ होते हैं ये। नेक्स्ट है चोप्पू समन, ये तमिलनाडु के टॉय हैं खिलौने। ये याद रखने, नाम चोप्पू समन कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। ये कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, देख सकते हो आप। एक है चेन्नापटना टॉयज़, चेन्नापटना टॉय कर्नाटक के हैं। चेन्नापटना टॉय कुछ इस तरह के होते हैं, और ये भी देखो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स से बनाए जाते हैं, जैसे वुड से, या नेचुरल वेजिटेबल डाइज यूज की जाती है इसमें, लकड़ी से ही बनाए जाते हैं ये चनकना, घुग्गू, हंडवाई, ये पंजाब के हैं। ये आपको याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। घुग्गू टॉयज़ कहाँ के हैं, हंडवाई, ये चंकाना, ये इस तरह के टॉयज़ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजिनस स्टेटस फॉर 5 कम्युनिटीज़, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इंडिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी यहाँ पे, यानी कि जो हमारी कंट्री के ही हैं, हमारे देश के लोग हैं, इंडिजिनस पीपल हो गए वो। तो 5 कम्युनिटीज़ हैं, 5 जाति हैं जिनको इंडिजिनस स्टेटस दिया है, असम की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर आते हैं सब ग्रुप। एक है गौरिया जाति, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ही आती है, मुस्लिम जात मतलब मुस्लिम धर्म के अंदर। गौरिया, मौर्या, जोलाहा, देसी, सैयद, इनको इंडिजिनस असम मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर ही डिक्लेयर किया है। सिग्निफिकेंस क्या होगा इससे, क्या फ़ायदा होगा इससे, जो इंडिजिनस कम्युनिटी में डिक्लेयर किए हैं? फ़ायदा ये होगा, देखो अभी तक क्या है, इनको इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का स्टेटस प्राप्त नहीं था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं असम में मुस्लिम कम्युनिटीज़ के, जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम पीपल हैं, और वो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो अभी बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश से आए थे जब 1971 में वार हुआ था ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, जिसने इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, जिसकी वजह से बांग्लादेश को 1971 में
आज़ादी मिली थी वेस्ट पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान से, और बांग्लादेश बना। उस टाइम पे बहुत सारे लोग बंगाली स्पीकिंग पीपल, बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम इधर आ गए थे असम में, और एडजॉइनिंग एरिया है जो इंडिया से लगते जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे ये देखो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ साथ जो स्टेट लग रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग आ गए थे बांग्लादेश से, और वो अभी भी इंडिया में रह रहे हैं। तो एक तो जब ये जो इंडिजिनस कम्युनिटी डिक्लेयर कर दी 5, इनसे डिस्टिंग हो जाएंगे, इनसे अलग हो जाएंगे, यानी कि अब ये मूल निवासी समझे जाएंगे हमारे इंडिया के और असम के, और इनको बेटर बेनिफिट मिलेंगे, जैसे हेल्थ के लिए, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिश बोन चैनल प्लांटेशन मेथड। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 के लिए भी, ज्योग्राफी में। ये देखो एक तरीका है पानी को डाइवर्ट करने का, और जैसे मान लो किसी एरियाज़ में कोई पेड़, ट्री या प्लांटेशन लगी हुई है, उसको पानी देने का एक मेथड है, ये फिश बोन चैनल बोलते हैं इसको, या फिश बोन चैनल प्लांटेशन मेथड। ये जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स एक ट्री का ही टाइप है, पेड़ है, तो ये फॉरेस्ट भी होते हैं मैंग्रोव के, तो ये मैंग्रोव ट्री हैं जहाँ पे कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उनको ही दोबारा से रिवाइव करने के लिए ये फिश बोन चैनल प्लांटेशन मेथड यूज किया है आंध्र प्रदेश में, इसलिए ये न्यूज में है। इस तरह से होता है, देखो ये इमेज देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से इसमें देखो ये बना दिए जाते हैं चैनल यहाँ से, और एक बीच में मेन चैनल। अब इसमें ये यहाँ से पानी आएगा और मेनली डाइवर्ट किया जाएगा इस वाले एरिया में, जैसे ये जो एरिया दिख रहा है आपको मैंग्रोव ट्री वगैरह, यहाँ पे किया जाएगा, और इसकी शेप देखो फिश जैसी बन रही है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया फिश बोन चैनल प्लांटेशन मेथड। ये मेन चैनल होता है ये, और ये मेन चैनल होता है, और ये फीडर चैनल होते हैं इसमें, फीडर चैनल ये छोटे छोटे, जैसे ये समझ लो ये बड़ी नदी की तरह होता है और ट्राइब्यूटरी मिल रही है, कुछ इस तरह से शेप बन जाती है इसकी, और मछली की तरह शेप दिखती है, इसलिए इसका नाम रख दिया फिश बोन चैनल प्लांटेशन मेथड। तो ये वेटलैंड वगैरह को, जो आर्द्र भूमि है उनको रिवाइव करने के लिए, मैंग्रोव को रिवाइव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आईटी एक्ट है 2000 का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसका सेक्शन है सेक्शन 69A। इस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविज़न होंगे, उनमें सेक्शन 69 है। ये किस लिए यूज होता है ये हमें जानना है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सोशल मीडिया कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को यूज किया। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सोशल मीडिया है, इस पर कोई कंटेंट ऐसा है जिसकी वजह से हमारे इंडिया की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेंटी को खतरा है, तो गवर्नमेंट क्या है उस सोशल मीडिया पे उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। जैसे मान लो किसी ने फ़ोटो ऐसा डाल दिया, किसी के ठेस पहुंचती हो दिल को, या किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचती हो, हर्ट होता हो, जिसकी वजह से वायलेंट, यानी कि वायलेंस हो सकता है, हिंसा हो सकती है, रियॉट्स हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, ऐसे कंटेंट को गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है, सेक्शन को यूज करके बंद कर देती है। अभी ट्विटर पे किया गया है, गवर्नमेंट ने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया और ट्विटर ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए न्यूज में आया। जो सेक्शन 69A है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यही होगी, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आजकल कू भी बहुत चल रहा है, KOO कू, ट्विटर की तरह है, देखा ही होगा आपने, ट्विटर भी चिड़िया छपी रहती है उसका आइकन पे। तो ये किस किस बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉक कर सकती है सेक्शन 69 को यूज करके, कौन कौन से ग्राउंड है। ये ग्राउंड सेम ऐसे ही हैं जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है जिन आधार पे, वो सेम आधार इसी में है। जैसे इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता को अगर कोई नुकसान होगा तो उस आधार पे उस कंटेंट को किसी भी सोशल मीडिया साइट पे गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है। डिफेंस ऑफ इंडिया के आधार पे, भारत की सुरक्षा के आधार पे, भारत की रक्षा के आधार पे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इंडिया की सुरक्षा के आधार पे, अगर किसी स्टेट या दूसरे फॉरेन स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देश से हमारे फ्रेंडली रिलेशन को नुकसान हो रहा है, तब भी ब्लॉक किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तब भी किया जा सकता है। इंसाइटमेंट हो रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, किसी मान लो सोशल मीडिया कंटेंट है और लोगों को भड़काया जा रहा है, उसकी वजह से उकसाया जा रहा है, तो भी
ब्लॉक किया जा सकता है उस कंटेंट को। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है जब भी गवर्नमेंट ब्लॉक करती है तो गवर्नमेंट एक रिव्यू कमेटी को भेजती है, अपनी जो भी उसने प्रोविज़न यूज किए हैं। रिव्यू कमेटी क्या है? रिव्यू करती है, और रिव्यू कमेटी रिव्यू करके फिर ये बताती है कि हाँ जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये सही है, और इसके थ्रू ही गवर्नमेंट सेक्शन 69A को यूज करके ब्लॉक कर सकती है किसी कंटेंट को। लेकिन ट्विटर ने केस फाइल किया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ट्विटर ने क्या कहा? ट्विटर ने कहा है कि गवर्नमेंट ने क्या कोई प्रोसीजर यूज़ नहीं किया सेक्शन 69 के अंदर। फॉर एग्जांपल कैसे यूज़ नहीं किया? पहली बात तो ये, गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं दिया जिसका कंटेंट ब्लॉक किया है ट्विटर पे, कोई नोटिस नहीं दिया। प्रायर नोटिस देना चाहिए था पहले। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो, इसने देखो ये भी नहीं बताया कि कंटेंट किस तरह से कंटेंट क्या है नुकसानदायक हो सकता है सेक्शन 69A के अंदर, कैसे फॉल करता है ये भी नहीं बताया। कुछ कंटेंट है जो मिनिस्ट्री ने देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ कंटेंट थे ऑफिशियल अकाउंट पे, उसको ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से क्या है? राइट टू फ्री स्पीच उनकी वॉयलेट हो रही है। तो आपने याद क्या रखना है? एक तो सेक्शन 69A है IT एक्ट 2000 का, इसको गवर्नमेंट किस लिए यूज कर सकती है वो हमने ग्राउंड पढ़े। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट, ये सब जो ग्राउंड हैं ये आपको याद रखने हैं। और इसका अपोजिशन में लिखना हो कि सेक्शन 69 के क्रिटिसाइज करना हो तो ये कह सकते हो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये रोक लगाता है। राइट टू फ्री स्पीच है जो हमारा फंडामेंटल राइट, उस पर रोक लगाता है। और कई बार गवर्नमेंट क्या है बिना प्रोसीजर यूज किए हुए इसको यूज करती है, और ये भी नहीं बताती है कि कंटेंट को किस आधार पे कौन सा प्रोविज़न यूज करके इसको ब्लॉक किया गया है, यानी कि 69A के अंदर किस तरह से कंटेंट फॉल करता है ये भी क्लैरिफाई नहीं करती गवर्नमेंट। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है इस सेक्शन 69A का। नेक्स्ट टॉपिक है उड़ीसा ने टॉप किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। ये स्टेट की रैंकिंग दी गई कि किस स्टेट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का किस स्टेट ने अच्छी तरह से इसको लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है। यह प्रीलिम्स और GS पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लगभग इससे हर 1, 2, 3 साल में जब से ये आया है एक्ट 2013 से, UPSC ने भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इससे रिलेटेड। तो आपको याद रखना है क्योंकि पिछली बार भी 2021 के मेंस में भी इसके बारे में पूछा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। ये जो यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है इसने ये रैंकिंग रिलीज की है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल जो नाम है इस इंडेक्स का, स्टेट फूड मिनिस्टर ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जो स्टेट फूड मिनिस्ट्री हैं, डिफरेंट स्टेट है हमारे इंडिया में, उनकी मिनिस्ट्री आई, स्टेट फूड मिनिस्टर आए, मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग के दौरान जो ये मीटिंग हो रही थी फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में इस इंडेक्स को रिलीज़ किया। किसने रिलीज़ किया इस इंडेक्स को? यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने। क्या नाम है इसका? स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022, ये इसका नाम है इंडेक्स का। इंडेक्स में टॉप किसने किया? फर्स्ट रैंकिंग किसकी आई? उड़ीसा की। उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी कि इन तीनों ने टॉप पे रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अच्छे से अपने स्टेट में लागू किया है, इंप्लीमेंट किया है। कुछ स्पेशल कैटेगरी में जो स्टेट हैं आते हैं हमारे इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में या हिमालयन स्टेट हैं, आइलैंड स्टेट हैं, उनमें सबसे टॉप पे रहा त्रिपुरा। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। ये हिमालयन स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हिमालयज में आते हैं ना, ये हिमालय की पहाड़ी में। बहुत सारे स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, एक्सरसाइज की। इन्होंने डिजिटाइजेशन में, आधार में और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होते हैं इनको इंस्टॉलेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। कुछ और ऐसे स्टेट हैं जिनको इम्प्रूव करने की अभी ज़रूरत है बहुत सारे एरियाज में, जैसे सोशल ऑडिट में। सोशल ऑडिट होता है जैसे समाज ही किसी स्कीम का छानबीन करे, मॉनिटरिंग करे, देखे वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो इसे बोलते हैं सोशल ऑडिट। दूसरा इसमें ये करने की ज़रूरत है कि जो स्टेट फूड कमीशन है उनको ऑपरेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि स्टेट फूड कमीशन अभी सही से काम नहीं करे स्टेट यूनियन टेरिटरी पे, तो इनके फंक्शन को अच्छे से काम, मतलब इनके अच्छे से फंक्शन कर सकें स्टेट फूड कमीशन, ये करने की ज़रूरत है। सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडेक्स की, क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, फ़ायदा क्या है इस इंडेक्स को जारी करने का? फ़ायदा ये है, एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है
इसकी इफेक्टिवनेस को हम मेज़र कर सकते हैं इस इंडेक्स के जरिए, यानी कि कौन से स्टेट ने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया। और जो TPDS है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके जरिए क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर ही इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए भोजन मतलब अनाज दिया जाता है, ग्रेन्स दिया जाता है लोगों को, गरीब लोगों को, BPL फैमिलीज़ को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज होती हैं, BPL फैमिलीज, उनको इसके थ्रू दिया जाता है ग्रेन्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। तो इनमें लगभग 80 करोड़ लगभग पीपल हैं जिनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इसके थ्रू। इसके थ्रू क्या है, एक फ़ायदा ये होता है इस रैंकिंग निकालने से कि स्टेट के अंदर, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अमंग कंपटीशन बढ़ता है, हेल्दी कंपटीशन, यानी कि जब रैंकिंग दी जाती है, टॉप पे आता है, जैसे उड़ीसा टॉप पे आया, तो दूसरे स्टेट भी ये सोचेंगे हम अच्छे से इसको एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी रैंकिंग अच्छी आएगी, तो हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है। नेक्स्ट इससे ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट क्या है, फ़ायदा तो ये गिना लिया हमने, फ़ायदा ये है। और ये एक्ट में क्या है, मेजर प्रोविज़न ये जान लेते हैं। देखो इस एक्ट में क्या है, पर पर्सन पर मंथ, एक महीने में अगर किसी फैमिली में जितने आदमी, एक आदमी के हिसाब से 5 किलोग्राम फूड दिया जाता है, और 1 से 3 पर किलोग्राम रुपए के हिसाब से, जैसे 3 रुपये पर किलो चावल, कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इससे कम भी दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट यही है। 2 किलोग्राम के हिसाब से, 2 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से वीट दिया जाता है, गेहूँ, और 1 किलोग्राम से 1 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से कोर्स ग्रेन दिए जाते हैं, मोटे अनाज। इसमें देखो एक अंत्योदय अन्न योजना भी है, आय बोलते हैं शॉर्टकट में, उसमें जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, लोग हैं, उनको 35 किलोग्राम पर मंथ के हिसाब से अनाज दिया जाता है। और इसमें देखो फूड सिक्योरिटी एक्ट में जब 2013 में आया था, तो इसमें 75% रूरल एरियाज़ में, 50% अर्बन एरियाज़ में लोग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो टोटल हम देखें लगभग 67% ओवरऑल लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। मेजर इशू क्या है इसमें, मेजर इशू यानी कि परेशानी क्या है, इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इंडेक्स जारी की जाती है। ये इस इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है इसमें, एक तो देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो और अदर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ लागू करते हैं, वो और मिनिस्ट्रीज़ के प्रोग्राम और स्कीम इसमें कवर नहीं की जाती। और दूसरा इसमें यह है कि इस इंडेक्स में कि इसमें क्या है, केवल जो टारगेटेड PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी ही एफिशिएंसी काउंट की जाती है। और इसमें देखो जो माल न्यूट्रिशन है या हंगर है, कुपोषणता है और भुखमरी है, इसको काउंट नहीं किया जाता, किस स्टेट में कितनी माल न्यूट्रिशन है, कितनी हंगर है, तो ये इसमें काउंट नहीं किया जाता इस इंडेक्स में। और इस इंडेक्स में मेजरली फोकस किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे, और जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इसमें फोकस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और 2 के लिए भी। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया, एक तो ये याद रखना आपको, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, ये जो सर्वे कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है सबको, वर्ल्ड बैंक क्या है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, अलग से इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में इसके बारे में लेक्चर पढ़ा हुआ, देख सकते हो आप डिटेल में। 123 इकोनॉमीज़ के लिए उन्होंने जो 123 इकोनॉमीज़ ने कैसे पीपल, यानी कि 123 कंट्रीज़ की ये डेटा सामने आया है, इसमें बताया है कौन सी कंट्री के लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कार्ड, जो ATM कार्ड वगैरह होते हैं, मोबाइल फ़ोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए पेमेंट की जाती है, ये सब आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। वित्तीय सेवा किस कंट्री में कितने लोगों ने अच्छे से यूज किया है, ये जो ग्लोबल स्पेसिफिक फाइंडिंग इसमें की गई है पूरे वर्ल्ड के लिए, इसमें ये देखा गया कि लगभग 2021 में 76% लोगों का बैंक अकाउंट है और वो कोई ना कोई क्रेडिट सिस्टम या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में अपना अकाउंट खुलवा के, इस अकाउंट्स खुलवा के यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, इसके वजह से महिला सशक्तिकरण हुआ है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं ने भी देखो मोबाइल मनी को यूज किया है, ख़ास तौर पे जो सब सहारन अफ्रीकन वुमेन है उनमें इसका पर्सनल बढ़ा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जब लोग या कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सर्विस का यूज करे, बैंक में अकाउंट खुलवाए, उसे क्रेडिट सिस्टम भी मिले, लोन भी मिले, इन्वेस्टमेंट करे, तो ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है। तो ये भी बढ़ा है। हाई फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ा है। देखो इसमें क्या है, लोग क्या है, अकाउंट ओनरशिप और यूज,
ये ग्रोथ हुई है इसमें। लेकिन इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ा है। किस लिए बढ़ा है? क्योंकि देखो इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से बढ़ा है। दूसरा, इसमें लो फाइनेंशियल लिटरेसी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं जानते, यानी कि वित्तीय साक्षरता नहीं है उनमें। लिटरेसी का मतलब वो जानकारी नहीं है उन्हें, मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज करें, मोबाइल मनी को यूज कैसे करें, अकाउंट को, एटीएम वगैरह को कैसे यूज करें। ऐसे भी लगभग 2/3 हैं जो अनबैंक्ड एडल्ट हैं, यानी कि जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है। ऐसे 2/3 लोग ऐसे हैं जिनमें लो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो यही नहीं जानते कैसे यूज किया जाए बैंकिंग सिस्टम को, अकाउंट को, एटीएम को, मोबाइल मनी को। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या की गई है इसमें? इंडिया के बारे में ये बताया गया है कि इंडिया में देखो जो फॉर्मल बैंकिंग है इंडिया में, वो अभी लो एक्सेस है उसका, और लोगों में ट्रस्ट भी कम है। लोगों में ट्रस्ट यानी कि विश्वास कम है बैंकिंग को लेके। लेकिन आधार के थ्रू जो पहले 2011 में 35% आधार को यूज करते थे एडल्ट बैंकिंग सिस्टम के लिए, अकाउंट ओनरशिप के लिए, अब 80% लोग यूज करते हैं अपने आधार को बैंकिंग के लिए। नेक्स्ट इसमें बताया गया है जो लोगों के साथ फ्रॉड होता था वो उसमें कमी आई है, क्योंकि लोगों ने आधार कार्ड वगैरह यूज किया है। इसमें बायोमेट्रिक यूज होता है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह। तो बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड की वजह से लोगों के साथ जो पेंशन पेमेंट वगैरह में 47% का लीकेज भी कम हुआ है। जो फ्रॉड हो जाते थे वो कम हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पासमांडा कम्युनिटी। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है। ये एक समुदाय है पासमांडा कम्युनिटीज़। ये मुस्लिम कम्युनिटी में आते हैं पासमांडा। ये आपको जानना है कि कौन से एरियाज में पाए जाते हैं। रिसेंटली अभी न्यूज़ में है ये। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा इनके इंक्लूसिव ग्रोथ और इनमें जो इंटरकास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंट्राकास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, इंट्रा का मतलब है कास्ट के विदिन। जैसे मुस्लिम के अंदर कास्ट है ये पासमांडा के अंदर ही आपस में लोग भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो इंट्रा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये इंट्रा वर्ड, और एक होता है इंटर। जैसे हम बोले इंटर स्टेट का मतलब हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य में, और इंट्रा स्टेट मतलब राज्य के अंदर ही। तो इंट्रा कास्ट मतलब कास्ट के अंदर ही, इंटर कास्ट मतलब एक कास्ट से दूसरी कास्ट में चले गए। तो ये कास्ट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इरेडिकेट करने के लिए कुछ कदम उठाए। इरेडिकेट मतलब ख़त्म करने के लिए, तो इसलिए न्यूज में आई पासमांडा कम्युनिटी। जो पासमांडा मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही आते हैं ये कम्युनिटी। पासमांडा का मतलब होता है पर्शियन भाषा में जो पिछड़े हुए हैं, दोज हु हैव फॉलन बिहाइंड, ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ये शूद्र या अतिशूद्र, शूद्र का मतलब बैकवर्ड और अतिशूद्र मतलब दलित कास्ट आती हैं ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ही। दलित का मतलब होता है कमज़ोर, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसका शोषण हुआ हो, एक्सप्लॉटेशन हुआ हो, सताया गया हो, हैरासमेंट हुआ हो। ये देखो यहाँ पे 1998 में एक कम्युनिटी है बिहार में, अशरफ मुस्लिम्स। अशरफ ये क्या है? मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ही अशरफ ये फॉरवर्ड कास्ट है, यानी कि हायर कास्ट। और पासमांडा मुस्लिम है, ये लोअर कास्ट है, इसमें बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में आते हैं। पासमांडा जो कम्युनिटी है ये सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर ही, और मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी आती है पासमांडा कम्युनिटीज़ में। ये जो पासमांडा कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश, बिहार और भी पार्ट में पाई जाती है इंडिया के। मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलती है ये मुस्लिम कम्युनिटीज़, और इनको हायर कास्ट ने सताया गया है, इसको सोशली बैकवर्ड है, इस वजह से ये बैकवर्ड और दलित ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटीज़ है ये। अभी देखो पासमांडा जो कम्युनिटीज़ है, कई सारी कम्युनिटीज़ मतलब पासमांडा कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारी सब कास्ट आती हैं। जैसे इनको कई सारे नाम से जानते हैं, कुंजरे राइन के नाम से, जुलाहे अंसारी के नाम से, धुनिया या धुनिया ही होगा ये, मंसूरी के नाम से। ये ऐसी कास्ट हैं, देखो ये आपको हिंदू कम्युनिटीज़ में भी मिल जाएंगी। जैसे धोबी है, उसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हवाड़ी बोलते हैं। लोहार बढ़इये, लोहार बढ़ई होते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, सेफी बोलते हैं। ग्वाला हिंदू कम्युनिटी में, घोसी बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ में। मनिहार जो चूड़ी बेचने का जिनका काम होता है शायद मनिहार, उनको मुस्लिम कम्युनिटीज़ में सिद्दीकी बोलते हैं, सिद्दीकी। दर्जी हिंदू कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, पासमांडा कम्युनिटीज़ में इदरिसी बोलते हैं, वन गुजर बोलते हैं। तो ये कई सारी कास्ट हैं इस पासमांडा कम्युनिटीज़ के अंदर ही आती हैं। तो ये पासमांडा कम्युनिटीज़ कौन से एरियाज़ में मेजरली मिलती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। ये मेजरली आपको याद रखना, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है।
और पासमांडा कम्युनिटीज़ कौन से धर्म के अंदर आती है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। और यही टॉपिक थे आज के।